का डायरेक्शन रेशियो, लाइन का डायरेक्शन रेशियो अगर दिया हुआ ABC, तो आप डायरेक्शन को साइन निकाल सकते हो, L निकाल सकते हो, A अपॉन रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, M होगा B अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और N होगा C अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। जैसे आप ये देखो, सिंपल सी बात है, अगर इसके अलोंग आपको वेक्टर पता है तो यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो ना, मॉड से डिवाइड कर दोगे तो यूनिट वेक्टर निकल गया। यूनिट वेक्टर निकल गया मतलब उसका डायरेक्शन कोसाइन निकल गया। दिमाग में एक सेट करो कि अगर किसी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन पता है यानी उसके अलोंग हमको यूनिट वेक्टर पता है, और डायरेक्शन रेशियो पता है मतलब उसके अलोंग हमको वेक्टर पता है। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, मान लो ये वाला लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा, मान लो अल्फा, वाई के साथ बना रहा बीटा, और जेड के साथ बना रहा गामा। तो हम कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को ही हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। इफ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा with x axis, y axis, z axis respectively, तो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा को ही हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। जनरली इसको एल एम एन से डिनोट करते हैं, और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 के बराबर आता है। जब आप इसका रेशियो ले लोगे, एल इज टू एम इज टू एन एन ले लोगे, तो जो आएगा ए इज टू बी इज टू सी, तो ए बी सी को ही हम कहते हैं डायरेक्शन रेशियो। अब रेशियो में क्या है, कोई लिख सकता है 1:2:3, कोई लिख सकता है इसको 2:4:6 लिख सकता है, कोई 3:6:9 लिख सकता है। कोई कहेगा कि लाइन का DR 1:3 है, कोई बोलेगा 2:4:6 है, कोई बोलेगा 3:6:9 है, क्योंकि वो तो रेशियो है। आई बात समझ में? रेशियो, डायरेक्शन रेशियो, एक लाइन के अलोंग वेक्टर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यूनिट वेक्टर तो एक ही होंगे। क्लियर? तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को ही हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। वेरी गुड। ये दोनों बहुत क्लियर होना चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, वेक्टर 3D का निकाल लोगे, क्वेश्चन नंबर 62 है, बी सेक्शन का है, वेक्टर 3D में। कह रहा है कि एक लाइन है AB इन 3 डायमेंशनल स्पेस, मेक्स एंगल 45, 120 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। एक्स एक्सिस के साथ 45 बनाया तो L हो गया cos 45 1/√2, और वाई एक्सिस के साथ बनाया 120 तो cos 120 हो गया -1/2।
if AB makes angle theta with positive z axis, n दिया हुआ है, पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो थीटा की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आप कहोगे कि वी नो दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है, तो यहां से 1/2 हो गया, प्लस 1/4 हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस 3/4, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1/4। तो कॉस थीटा की वैल्यू, चूंकि थीटा एक्यूट बना रहा है तो कॉस थीटा हाफ लेंगे। कॉस थीटा हाफ लेने का मतलब थीटा कितना हो गया 60 डिग्री, यानी वो लाइन जेड एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है। बोलिए, क्लियर है? कोई भी लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को ही हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। रेशियो लेने पे जो आता है वो कहते हैं डायरेक्शन रेशियो। नेक्स्ट पॉइंट ये है, एक तो लाइन की इक्वेशन समझ में आनी चाहिए कि उसमें क्या होता है, और एक प्लेन की इक्वेशन। जैसे मान लो हमने एक लिखा लाइन x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। इसका मीनिंग ये समझना कि ये लाइन पास कर रहा है x1 y1 z1 से, x1 y1 z1 से, और इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो है ABC, मतलब इसके अलोंग वेक्टर है AI प्लस BJ प्लस CK, एंड XYZ इज एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन। अगर ऐसे लाइन लिखा रहेगा तो ये समझोगे। कैसे आया क्या आया वो धीरे धीरे सब आएगी समझ में। अभी फिलहाल समझो कि लाइन की इक्वेशन 3 डायमेंशन में ऐसे लिखते हैं। 2 डायमेंशन में आपको याद होगा x माइनस x1 बाई कॉस थीटा, y माइनस y1 बाई साइन थीटा था पैरामेट्रिक फॉर्म में, वैसे यहाँ पे आता है x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। कहना कि लाइन पास कर रहा है x1 y1 z1 से, और उस लाइन की dr डायरेक्शन रेशियो है ABC, मतलब उसके अलोंग ये वाला वेक्टर है। ठीक है, बोलिए। लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए लाइन पे एक पॉइंट चाहिए, दूसरा उसका dr चाहिए, दूसरा उसका dr चाहिए। और प्लेन की इक्वेशन में क्या ध्यान रखना है, प्लेन की इक्वेशन ऐसी होती है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। ये एक प्लेन की इक्वेशन है जिसमें एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का मतलब होता है इसके नॉर्मल का dr, dr ऑफ नॉर्मल इज ABC, मतलब इसके अलोंग वेक्टर, चाहे इस डायरेक्शन में चाहे इस डायरेक्शन में, बस कहोगे कि इसके अलोंग वेक्टर है AI प्लस BJ प्लस CK। क्लास में विकास है क्या? विकास, अर्पित, लोभांशु, ये सब क्लास नहीं कर रहे हैं क्या? क्लास में लोभांशु तो नहीं है ना? मैं बोल रहा हूँ फिर एब्सेंट भेजवाऊंगा तुम्हारी। और ये क्या नाम है, विकास?
अच्छा एक बात बताओ, वीडियो नजर नहीं आ रही है क्या? लोग बोल रहे थे कि पहले की दिक्कत होती है। यशस्वी सर साफ है वीडियो, आ रही साफ है। है ना? ये यस लोग सर। बस बहानेबाजी करते हैं, इनका नेट का प्रॉब्लम है खुद का। अरुण, यस सर। वीडियो नजर आ रही है ना पूरी? हाँ सर, क्लियर है पूरी। चलो कोई बात नहीं। प्लेन की इक्वेशन हम लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। बस इसमें समझना कि एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट डी आर होता है, नॉर्मल का डी आर मतलब इसके अलावा हमको वेक्टर पता है, बस ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। अब जैसे ये देखो, सपोज करो कि ये दो लाइन है। पहले लाइन का डी आर दिया हुआ A1 B1 C1 दिया हुआ है। A1 B1 C1 ये इसका डी आर है। और A2 B2 C2 ये इसका डी आर है। और आपसे कह रहे हैं इसके बीच में एंगल निकाल लो। हालांकि दो एंगल होगा, हम एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं। तो आप कहोगे कि डी आर देने का मतलब है कि इसके अलोंग वेक्टर पता है, इसके अलोंग वेक्टर पता है। तो जब आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो दोनों का मॉड आता है और कॉस थीटा आता है। तो जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। और इधर आएगा रूट अंडर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर रूट अंडर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो यहां से आप कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। कॉस थीटा ये आगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। आई बात समझ में? दोनों का अगर डी आर पता है तो आप उसके बीच में एंगल निकाल सकते हो, हाँ या ना? डी आर पता है मतलब दोनों के अलोंग वेक्टर पता है, आप यहां से उनके बीच में एंगल निकाल सकते हो। और देख सकते हो कि जब ये एंगल 90 डिग्री होगा तो cos 90 जीरो हो जाएगा। इट मीन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 जीरो होगा। तो यहां आप लिख सकते हो इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 जीरो होगा। आई बात समझ में? यह है एंगल बिटवीन टू लाइंस। और अगर दोनों के लॉन्ग डायरेक्शन को साइन दिया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि यूनिट वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर होने से क्या होगा, मॉड दोनों का 1 1 आ जाएगा। तो अगर डायरेक्शन को साइन दिया रहेगा, यहां लिख देता हूं, ये मान लो L1 M1 N1 है और इसका L2 M2 N2 है, ये थीटा है। तो आप कहोगे कॉस थीटा होगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। इससे निकाल लोगे। डायरेक्शन को साइन देने का मतलब है कि दोनों के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट ले लो तो कॉस थीटा आ जाएगा। क्लियर है? बोलिए। जैसे मान लो एक प्लेन दिया रहेगा बच्चे, एक प्लेन दिया हुआ है और एक लाइन है सर्टेन एंगल पे है। मान लो ये प्लेन दिया हुआ है और यही लाइन ले लेते हैं। प्लेन और लाइन दिया रहेगा, तो प्लेन दिया रहेगा और लाइन दिया रहेगा और आपको कहेगा कि इसके बीच में एंगल निकालो, थीटा निकालो। तो आप क्या करना, प्लेन की इक्वेशन दिया हुआ है, इसका मतलब नॉर्मल के लॉन्ग वेक्टर दिया रहेगा। लाइन की इक्वेशन अगर दी रहेगी तो इसकी डी आर दी रहेगी। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, ये लाइन की डी आर पता है, इस लाइन की डी आर पता है, इसके बीच में आप एंगल निकाल लोगे। बस ध्यान रखना ये थीटा है तो ये वाला 90 माइनस थीटा होगा। मान लो इसका नॉर्मल का डी आर है एबीसी
और लाइन का dr है a1 b1 c1 है। तो अब आपके पास लगेगा फॉर्मूला एंगल बिटवीन दिस टू लाइन, तो cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा a1 प्लस b1 प्लस c1 अपॉन रूट अंडर रूट अंडर। रूट अंडर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ये समझ में आया भाई? बोलिए। Yes, sir. कॉन्सेप्ट वही है। जैसे हम मान लो कि हम ये कहते हैं, हम बात कर रहे थे एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन की। जैसे ये क्वेश्चन ले लिया 63 नंबर ले लिया बी सेक्शन का, वेक्टर 3D का। एक लाइन है x इज इक्वल टू y माइनस 1/2 z माइनस 3y लैम्डा है, और प्लेन दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4। कह रहे हैं एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, इन दोनों के बीच में एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन ये है cos इनवर्स रूट अंडर 5/14। ये एंगल दिया हुआ है, तो आपसे कह रहा है लैम्डा की वैल्यू निकालो। तो आप क्या करना, देखो लाइन को ऐसे लिख लेना, x माइनस 0/1 है ये। तो लाइन की जो dr है, ध्यान से देखना, इसके नॉर्मल का, प्लेन के नॉर्मल का dr है 1 2 3, और जो लाइन है उसका dr है 1 2 लैम्डा। ये एंगल थीटा है, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। मान लो इसका नाम थीटा दिया हुआ है, यानी cos थीटा दिया हुआ है क्वेश्चन में रूट अंडर 5/14। दिस एंगल इज थीटा, तो ये वाला 90 माइनस थीटा होगा। हाँ या ना? अरुण बोलो। अरुण। यस सर। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर, यस सर। तो यहाँ पे ये लाइन है और ये लाइन है, इसके बीच में एंगल ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन इज दिया हुआ है क्वेश्चन में, cos थीटा दिया हुआ है। चलो अब इसके बीच में एंगल निकालते हैं। तो हमारे पास होगा cos 90 माइनस थीटा मतलब sin थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस 3 लैम्डा आ जाएगा, और नीचे में आ जाएगा रूट अंडर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, और इसमें आएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई 5 प्लस 3 लैम्डा, और ये रूट अंडर लैम्डा स्क्वायर प्लस 5, और ये वाला रूट अंडर 14 हो गया, ये साइन थीटा हो गया। अब कॉस थीटा दिया हुआ है बच्चे, यहाँ पे साइन हमने कौन सा लगाया, कॉस 90 माइनस थीटा किया था तो साइन थीटा आया था। अब इससे क्या करें, इसको लिख दो, स्क्वायर कर दोगे यहाँ पे, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा एक्चुअली दिया हुआ 5/14, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया 5/14। तो साइन स्क्वायर थीटा जो है वो एक्चुअली है 1 माइनस 5/14, साइन स्क्वायर थीटा है 9/14 है, तो स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो ये 9/14 आ जाएगा। यहाँ पे 5 प्लस 3 लैम्डा का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे आ जाएगा 14 इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 होगा, ये 14 14 कैंसिल, तो यहाँ पे 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 45 इज इक्वल टू, इसको ओपन करोगे तो 25 प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर
प्लस 30 लैम्डा हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास 30 लैम्डा जो हो गया वो 15 के बराबर हो गया। तो जो लैम्डा की वैल्यू आ गई वो 1/2 हो गई। देखो कोई कैलकुलेशन गलती किया है क्या? So 15 ही 20 आएगा। ये वाला 20 आएगा, तो 20 आने से ये 2/3 आ जाएगा। गुड। तो यहाँ पे हमने सिखाया एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ठीक है। अब ये भी एनालाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लाइन और प्लेन अगर है तो दोनों कैसे रखे हुए हैं। ध्यान से समझना ये। देखो एक लाइन की इक्वेशन दी रहेगी, मान लो x माइनस x1 बाई a1, y माइनस y1 बाई b1, z माइनस z1 बाई c1। समझ जाना लाइन पास कर रहा है x1 y1 z1 से, और dr उसका है a1 b1 c1, ठीक है। ये उसका dr हो गया। और एक प्लेन दिया रहेगा ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। कहना ये प्लेन की इक्वेशन है जिसके नॉर्मल का dr है abc। अब ये लाइन है और प्लेन है, तो तुमको सोचना होगा ये कैसे रखा हुआ है। देखो पहला केस ये हो सकता है, ये प्लेन है और ये लाइन है, दोनों पैरेलल हो जाए। अगर ऐसा हुआ होगा, इफ लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, इसका dr है a1 b1 c1 और इसके नॉर्मल का dr है abc, मतलब दोनों परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर हो गया तो a1 प्लस b1 प्लस c1 0 हुआ होगा। दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन इफ लाइन इज पैरेलल टू प्लेन। सेकंड बात आती है, पैरेलल के साथ इस पे 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। मान लो ये लाइन प्लेन पे ही हो सकता है लाइन प्लेन पे ही हो। तो लाइन अगर प्लेन पे है तो ये तो क्लियर हो गया कि पैरेलल हो ही गया। जैसे ये देखो, अगर हमने ये लाइन रख दिया इस प्लेन पे, तो ये इस प्लेन के तो पैरेलल है ही, और साथ साथ लाइन पास कर रहा था x1 y1 z1 से। तो लाइन अगर पास कर रहा था x1 y1 z1 से और लाइन प्लेन पे है, तो ये जो पॉइंट होगा प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन आ जाएगी कि लाइन प्लेन के पैरेलल है तो a1 प्लस b1 प्लस c1 तो 0 होगा ही, एंड साथ साथ ये पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, तो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d0 होगा। ये समझ में आई बात? बोलिए। Yes sir. लाइन अगर प्लेन पे है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आप कर सकते हो। एक तो बी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 80, ये कर सकते हो बी सेक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 भी कर सकते हो। और सी सेक्शन का सी सेक्शन का 22 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान से देखो, ये तीनों क्वेश्चन पढ़ के देखो आप। लाइन प्लेन पे है, इस कंडीशन का क्वेश्चन है, तो ये दो कंडीशन आप अप्लाई करके बना सकते हो।
बोलिए, कर सकते हो? पढ़ के एक बार देख लीजिए। थर्ड कंडीशन हो सकती है, ये प्लेन है और लाइन इसके परपेंडिकुलर हो जाए। लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। ऐसा होने से प्लेन के नॉर्मल के लॉन्ग वेक्टर आपको पता है, डी आर पता है, एबीसी। लाइन की डी आर है A1 B1 C1। तो इसके अलोंग भी वेक्टर पता है, इसके अलोंग भी वेक्टर पता है, तो दोनों वेक्टर पैरेलल हो गए। दोनों वेक्टर पैरेलल हो गए तो A/A1 वही होगा जो B/B1 होगा, जो C/C1 होगा। दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन अगर लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया। और फोर्थ केस हो सकता है लाइन ना ही पैरेलल हो, ना ही परपेंडिकुलर हो, ना ही लाइन प्लेन पे हो, तो ओब्वियस है वो सर्टेन एंगल पे होगा। अब सर्टेन एंगल में होगा तो इस पे क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर्टेन अगर एंगल पे हो तो हो सकता है लाइन और प्लेन के बीच में एंगल पूछा गया, जो हमने बताया है, जिसको आप समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 63 की है। हो सकता है लाइन, अगर ये बात समझ में आ रही भाई, बोलिए। सुन रहे हो ना मेरी बात? Yes, sir. तो अगर लाइन सर्टेन एंगल पे है तो आपको एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन कह सकता है, या सेकंड यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए कह सकता है। मतलब अब हम जो समझने जा रहे हैं वो टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन कैसे निकालते हैं, जरा ये समझना। मान लो ये पॉइंट हमको चाहिए, m चाहिए। लाइन की इक्वेशन दी हुई है x माइनस x1 बाई A1, y माइनस y1 बाई B1, z माइनस z1 बाई C1। और ये प्लेन दिया हुआ है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। बोलिए। अब देखो क्या करते हैं, लाइन पे कभी भी कोई पॉइंट लेना होगा ना तो इस रेशियो का नाम t दे देना। जैसे जैसे t बदलोगे ना तो लाइन पे अलग अलग पॉइंट मिलता जाएगा। हर के लिए t की कुछ वैल्यू होती है, तो आप कहोगे फॉर सम सुटेबल वैल्यू ऑफ t, t की कुछ वैल्यू होगी m के लिए भी, तो फॉर सम सुटेबल वैल्यू ऑफ t, m का कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो x कोऑर्डिनेट। यहां से देखो x कोऑर्डिनेट निकाल लो, x1 प्लस a1t। y कोऑर्डिनेट लिख सकते हो y1 प्लस b1t। z कोऑर्डिनेट लिख सकते हो z1 प्लस c1t। लिख सकते हो? बोलिए। लाइन पे पॉइंट हमको लेना है, तो कभी भी लाइन पे पॉइंट लेना हो ना तो इस रेशियो का नाम t दे देना, और यहां से x लिख लेना, y लिख लेना, z लिख लेना। हर के लिए t की कुछ वैल्यू होगी, वो आपको निकालना पड़ेगा। अब देखो ये पॉइंट कैसे निकलेगा, अब t निकल जाएगा तो ये पॉइंट निकल जाएगा। तो कहोगे कि ये पॉइंट प्लेन पे लाई कर रहा है तो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा।
as point M lies on plane implies A x1 plus a1t, B y1 plus b1t, C z1 plus c1t प्लस D इज इक्वल टू 0। यहां से T की वैल्यू निकाल लेना। वो T की वैल्यू यहाँ पे पुट करके M का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। इस तरह हम लाइन का प्लेन के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं। बोलिए, इसमें कोई कंफ्यूजन? No, sir. क्लियर है ना? अमोद, अर्पित, अर्पित यादव, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, सब बैठा पड़ा है, सोया हुआ लगता है। यस सर, आ गया सर, आ गया। हाँ सर, कोई मैं हूँ दिक्कत नहीं है सर, क्लियर है कोई ना? दिक्कत नहीं सर। यस यस सर। सर। ठीक है। अब ऋषभ ऑडियो बंद कर दो अपना, ऋषभ पाल। तो इस तरह हम लाइन का प्लेन के साथ इंटरसेक्शन का पॉइंट निकालते हैं। ठीक है। इससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो 79 नंबर क्वेश्चन हम पूरा बनाएंगे नहीं, सिर्फ समझा देते हैं, आप बनाओगे। कह रहा एक प्लेन है बच्चे, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 16, मतलब माइनस 16 इक्वल टू 0। एक लाइन है x माइनस 2/3, y प्लस 1/4, z माइनस 2/12। अच्छा, इसका dr है 3 4 12, इसका dr है 1 माइनस 1 1। तो आप a1 प्लस b1 प्लस c1 करके देखो तो पैरेलल है नहीं, और ये वाला भी कंडीशन नहीं है, तो परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए हमने ऐसे बनाया है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि ये लाइन प्लेन को जहां पे मीट कर रहा है ना, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा, इस पॉइंट का एक पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, 102 से डिस्टेंस निकालना है। तो जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला 2D में होता है वैसे यहाँ पे भी होगा। तो सबसे पहले ए का कोऑर्डिनेट निकाल लेना। कॉपी में ट्राई करो तो सारे लोग देखें कितना जल्दी निकालते हो और कौन निकालता है। सबसे पहले ये पॉइंट कैसे निकालोगे? इस रेशियो का नाम टी दे देना। इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? 3t प्लस 2, 4t माइनस 1, 12t प्लस 2। कहोगे ये इसको सेटिस्फाई करेगा, वहां से टी निकालो, इसमें रखो, ये पॉइंट निकल जाएगा। और डिस्टेंस फार्मूला से ये निकाल के बताओ कि कितना आएगा। जल्दी करो, सारे लोग देखें कि बैठे सुन रहे हो या कुछ कर भी रहे हो पेन कॉपी लेके। ट्राई कीजिए फटाफट। ये नहीं कि आंसर देख के बोल देना, बहुत चालाक लोग ऐसे भी होते हैं। बना के बताना। Sir, distance तो 13 आ गया। डिस्टेंस 30 आ रहा? 13। 13 आया, वेरी गुड। चलो ऑप्शन में है ना 13। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी तरह का कॉन्सेप्ट है। आप सारे क्वेश्चन को दोबारा बना के देखोगे। 82 नंबर, 82 नंबर में क्या कह रहा, द डिस्टेंस ऑफ 1 minus 5, 9 फ्रॉम द प्लेन, एक प्लेन है x minus y plus z minus 5 equal to 0, और ये है 1 minus 5, 9 है। तो डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम दिस प्लेन बट दैट शुड बी मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन। इसका इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं कह रहा निकालने के लिए, कह रहा है इसका इस प्लेन से डिस्टेंस निकालो बट दैट शुड बी मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन। ये लाइन दिया हुआ x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, मतलब आपको इसका प्लेन से डिस्टेंस निकालना लेकिन इसके पैरेलल मेजर होना चाहिए, मतलब इसकी बात हो रही है। ये a है ये b है, आपको a भी चाहिए, a भी चाहिए तो b का कोऑर्डिनेट निकाल लो। ध्यान से देखो, ये है x/1 y/1 z/1, ये लाइन पास कर रहा है 0 0 0 से, और dr है 1 1 1 इसका, इसकी dr 1 1 1 है तो इसकी भी dr हो गई 1 1 1। तो आपके पास ये लाइन की इक्वेशन मिल गई, dr पता है, पॉइंट पता है, तो लाइन की इक्वेशन आपने लिख लिया x minus 1 by 1 y plus 5 by 1 is equal to z minus 9 by 1। ये लाइन की इक्वेशन लिख लिया भाई, पॉइंट पता है, dr पता है, तो लाइन लिख लिया। क्वेश्चन अब देखो फिर से वही आ गया, लाइन पता है, प्लेन पता है, हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, फिर डिस्टेंस फार्मूला से ए भी निकल जाएगा। ये 82 नंबर क्वेश्चन है। आई बात समझ में? बोलिए, किसी को कंफ्यूजन है तो? यशस्वी क्लियर है? Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर रहते तो क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे? दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होंगे तो क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे? अरुण बताएगा। सर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। मतलब अगर एक की dr a1 b1 c1 है, दूसरे की dr a2 b2 c2 है, तो a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 0 होगा, यही ना? यस सर। चलो इससे क्वेश्चन नंबर 45 हम कर रहे हैं, बी सेक्शन का 45 दिया हुआ है। इफ टू लाइंस, एक लाइन दिया हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है x इक्वल टू ए वाई प्लस बी कॉमा z इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी। एक ये दिया हुआ है एंड में दिया हुआ है x इज इक्वल टू ए डैश वाई प्लस बी डैश z इक्वल टू सी डैश वाई प्लस डी डैश। तुम कहोगे कि भाई ये लाइन कैसे है? ये वाला पहला वाला जो लिखा हुआ है, देखो ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, दो प्लेन का जो इंटरसेक्शन होता है ना, वो एक लाइन होता है। ये दो प्लेन आके मीट किया तो एक लाइन के अलोंग मीट कर रहा, तो ये दोनों प्लेन दिया हुआ है, दो प्लेन कंबाइंड रूप से लाइन को प्रेजेंट करता है, वो लाइन निकालने आना चाहिए। यहाँ आसान है,
आगे हम बताएंगे कि कैसे दो प्लेन दिया रहेगा तो आप उससे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लोगे। ये दो प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को निकालने आना चाहिए, वो आगे समझाएंगे। यहां आसान है निकालना। देखो कैसे, यहां से आप कह पाओगे कि x माइनस बी बाई ए y के बराबर है पहले वाले से, और दूसरे वाले से y कितने के बराबर है? z माइनस डी बाई सी के बराबर है। तो देखो ये लाइन के फॉर्म में आ गया, x माइनस बी बाई ए, ये है y माइनस 0/1, ये है z माइनस डी बाई सी, ये लाइन हो गया। सिमिलरली यहां से देखो x माइनस बी डैश बाई ए डैश इज इक्वल टू y इक्वल टू, यहां से y कितना है? z माइनस डी डैश बाई सी डैश, इसको लिख दिया y माइनस 0/1। तो पहले लाइन की जो dr है वो है a1c दिया हुआ है, और ये इसके परपेंडिकुलर है। दूसरे लाइन की dr है a डैश 1c डैश है, तो ये परपेंडिकुलर है। तो दिस a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होगा। तो आप लिखोगे कि a1 प्लस 1 प्लस c डैश ये 0 होगा। तो यहां से हमारे पास कंडीशन ये आ गई, a डैश प्लस c डैश इज इक्वल टू -1। ये क्वेश्चन हालांकि 2 बार आया हुआ है। ये समझ में आई बात? तो यहाँ पे हमने यूज किया कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो हम कैसे वर्क करते हैं। छोटी छोटी बातें हैं इसमें, और वही सब अप्लाई आपको करना है। ठीक है, और ये बता दें, जिसने मैट्रिक्स डिटरमिनेंट और वेक्टर 3D कर लिया और क्लास 11th रिवाइज कर लिया तो मेंस में ऐसी वो बना सकता है 80%, कोई दिक्कत नहीं है उसको। क्योंकि आप ये मान के चलो कि अगर 15 क्वेश्चन, मतलब प्रोबेबिलिटी भी मिला लो, 15 क्वेश्चन में अगर 12th का 15 क्वेश्चन है, अब तो मान लो कि आपके पास 12 या 13 क्वेश्चन होंगे 25 क्वेश्चन में। तो इस 12 क्वेश्चन में मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, वेक्टर 3D और प्रोबेबिलिटी मिला के तो 6 क्वेश्चन तो यही हो जाते हैं। और मान लो कि 13 क्वेश्चन 11 से आ रहे हैं, तो 13 और 6 19 का एक्सपोजर तो यही हो गया। इसी सबको बार बार रिवाइज करते रहो, बाकी जो चैप्टर सीखते हो उसको ऐड करते रहो। आई बात समझ में? नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा ये सेम क्वेश्चन नंबर 14 भी है, ये 45 भी है 14 भी है, दोनों सेम है बी सेक्शन में। अब आपको जरूरत पड़ेगी, अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में है, उससे हम एक प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं, तो क्या कंडीशन है उसका भी हम यूज करेंगे। अगर ए बी सी कोप्लेनर है एक ही प्लेन में, जैसे मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और मान लो कि ये वेक्टर सी है, ये ए, ये बी, ये सी ले लिया बच्चे। अगर तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, एक प्लेन में है, जैसे हम यहाँ पे बना रहे हैं, ऐसा ले लिया, एक वेक्टर ये ले लिया, एक वेक्टर ये ले लिया, एक वेक्टर ये ले लिया, तीनों एक प्लेन में है, तो आप क्या करोगे, जब ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे ना, तो प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा, उस वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। आप जानते हो कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो यहाँ पे आप किसी भी दो वेक्टर का, किसी भी दो का
आपका मन करे तो इसका इसका क्रॉस प्रोडक्ट लो, इधर वेक्टर मिलेगा, उसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो आपको प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा, उसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ये मतलब होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी डॉट सी क्रॉस ए भी 0 होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, सी डॉट ए क्रॉस बी 0 होगा। सब एक ही बात है। तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर होंगे तो इसी को हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। एबीसी अगर कोप्लेनर होंगे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। ये वाला ए डॉट बी क्रॉस 0 होगा। इसका क्या मीनिंग है, जरा इसको हम निकाल के देखें जरा। सपोज करो वेक्टर ए है A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। बी वेक्टर है B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप। सी वेक्टर है C1 आई कैप, C2 जे कैप, C3 के कैप। पहले बी क्रॉस सी निकालो, ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेना। तो जब बी क्रॉस सी निकालोगे, डायरेक्ट लिख देते हैं, आप डिटरमिनेंट बना के करते हो। बी क्रॉस सी का क्या होगा, आई कैप के साथ क्या आएगा, B2C3 माइनस C2B3 आएगा। फिर जे कैप के साथ आ जाएगा B3C1 माइनस B1C3, और के कैप के साथ आएगा B1C2 माइनस C1B2। जब हम इसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे ना, तो हमारे पास आ जाएगा A1 B2C3 माइनस C2B3 प्लस A2 B3C1 माइनस B1C3 प्लस A3 B1C2 माइनस C1B2। ये एक्चुअली ये डिटरमिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसको पहले रो के अलोंग अगर एक्सपेंड करोगे तो यही चीज आएगा। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू जो कि आई जे और के कोफिशिएंट से बनता है। तो अगर कभी भी तुमको लगता है कि तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम बार बार यूज करेंगे कि तीन वेक्टर कोप्लेनर है, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा, मतलब डिटरमिनेंट 0 होगा। डिटरमिनेंट मतलब जो आई जे और के कोफिशिएंट से बना हुआ डिटरमिनेंट है, उसको 0 करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? बोलिए। Yes, sir. अच्छा, डिटरमिनेंट में एक प्रॉपर्टी आप जानते हो कि अगर दो कंसेक्यूटिव रो को या दो कंसेक्यूटिव कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज करते हो तो बाहर माइनस साइन आ जाता है, जानते हो ना? डिटरमिनेंट के केस में कभी भी आप दो कंसेक्यूटिव रो या दो कंसेक्यूटिव कॉलम को आपस में इंटरचेंज करोगे तो बाहर माइनस साइन आ जाएगा। इसी प्रॉपर्टी के चक्कर में क्या होता है, जब साइक्लिक ऑर्डर आप मेंटेन करोगे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सेम होता है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी को ऐसे लिखते हैं, ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये मतलब है, इसको ऐसे भी लिखेंगे। तो क्या होता है, एबीसी का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन करो बच्चे, साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन करो। जैसे ये एबीसी है तो इसके बाद आएगा बीसीए, उसके बाद आएगा सीएबी,
ये तीनों की वैल्यू सेम होगी। इसका मतलब है A डॉट B क्रॉस C, इसका मतलब है B डॉट C क्रॉस A, इसका मतलब है C डॉट A क्रॉस B। क्यों तीनों सेम होगा? डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से। क्योंकि पहला वाला ये वाला होगा। जरा ध्यान से देखना, पहले वाले का, इसको भूल जाओ, पहले वाले का मतलब ये वाला है। दूसरे वाले का मतलब क्या होगा? पहले आएगा B1 B2 B3, उसके बाद C1 C2 C3, और तीसरे में आएगा A1 A2 A3। करके देखो, इसको इसके साथ इंटरचेंज करोगे, आगे माइनस साइन आ गया। फिर A1 को C1 के साथ करोगे, फिर माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दोनों सेम हो जाएगा। ये बात समझ में आई भाई? यस सर। साइक्लिक ऑर्डर अगर मेंटेन करोगे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू सेम होगी। साइक्लिक ऑर्डर अगर डिस्टर्ब कर दोगे, जैसे आपने BCA की जगह BAC लिख दिया, तो ये इसके माइनस के बराबर होगा, क्योंकि आगे माइनस साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हमने बताया कि अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0, मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। आई बात समझ में? बोलिए। क्लियर है? इससे आप क्वेश्चन नंबर 18 करना, बी सेक्शन का। बी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 18 करना। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें ये दिया हुआ है ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 1 प्लस AQ 1 प्लस BQ 1 प्लस CQ, ये 0 दिया हुआ है, और कह रहा है कि ये जो वेक्टर है, मतलब ये कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है। कोऑर्डिनेट का मतलब है ये इस वेक्टर की बात हो रही है, I कैप प्लस A J कैप प्लस A स्क्वायर K कैप। इसका मतलब ये है, इसको वेक्टर बोल रहा है, मतलब इस वेक्टर की बात हो रही है। 1B स्क्वायर मतलब I कैप प्लस B J कैप प्लस B स्क्वायर K कैप, और 1C स्क्वायर मतलब I कैप प्लस C J कैप प्लस C स्क्वायर K कैप। ठीक है अरुण? सुन रहा है अरुण? यस सर। हाँ, अब तुरंत ये मत बोलना कि सर वो फोटो भेज देना, भेज दूंगा, परेशान ना हुआ करना। कह रहा कि ये 3 वेक्टर नॉन कोप्लेनर है भाई। कोप्लेनर होता तो डिटरमिनेंट 0 होती, नॉन कोप्लेनर है, मतलब 1A स्क्वायर 1B स्क्वायर 1C स्क्वायर, ये डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है। आई बात समझ में? बोलिए। Yes, sir. अच्छा, इसका क्या मतलब था? इसको एक्सपेंड किया था 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, A माइनस B B माइनस C C माइनस A। याद आया कुछ? 2 0 करके निकाल लेना। 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर की इसकी वैल्यू होती है। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C है। आई बात समझ में? अब आ जाओ इस पे। ये 0 है तो इसको 2 पार्ट में हमने कर लिया। एक तो ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 1 1 1 प्लस ये वाला हो गया ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर AQ BQ CQ, ये 2 डिटरमिनेंट में स्प्लिट कर जाएगा। अच्छा, ये वाला देखो क्या है, इसको यहां लाए, इसको यहां ले आ गए तो माइनस आ गया, फिर इसको यहां ले गए, 1 को इधर ले गए, फिर माइनस प्लस हो गया, तो ये वाला इसी के बराबर आ गया।
तो इसमें ये आया a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए आया, प्लस पहले वाले रो में से a ले लो, दूसरे में से b ले लो, तीसरे में से c ले लो, तो a b c आ गया। पहले रो में से a ले लिया, दूसरे से b, तीसरे से c ले लिया, तो जो बचा अब वो बचा 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो यहाँ पे a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, 1 प्लस ए बी सी, ये 0 है। ये वाला कभी 0 नहीं है पहले वाले कंडीशन से। दिस इंप्लाइज ए बी सी इज इक्वल टू -1। आई बात समझ में? तो डिटरमिनेंट का भी हो गया और उसका भी रिलेशन हो गया। तो जितना मैंने क्वेश्चन बताया उसको दोबारा खुद से बना के देखोगे, कर लोगे? रेस्पॉन्ड कीजिए। आयुषी, Yes, sir. बना के देख लेना बेटा इसको। अचल, यस सर। जो जो क्वेश्चन बताया वो कर लो। बाकी पहले के क्या क्या आपको करने हैं? 12th पास वाले बच्चे, आप क्या क्या चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, प्रॉपर्टी एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, उधर आप क्लास में ऑलरेडी कर चुके हो। प्रोबेबिलिटी, उससे पहले आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन किया हुआ था, ठीक है ना? प्रीतम, यस सर। क्या स्थिति है तुम्हारी? बढ़िया चल रही सर। बढ़िया चल रही है ना? यस सर। हाँ, धीरे धीरे इसी तरह से सब रिवाइज करते जाओ, ठीक है? यस सर। ओके, चलो क्लास खत्म करता हूँ। निकिता भी है क्या? निकिता,